नमस्कार मित्रों, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आपस में चर्चाएं बांटी हैं। लेकिन इन दिनों में यूक्रेन रूस के युद्ध के मध्य जिस तरह का जोखिम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के जो संवाददाता हैं उन्होंने दिखाया है, उसकी चर्चा ज़रूर हमें करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब युद्ध भूमि में जाकर रिपोर्टिंग करना ये बहुत ही पेचीदा काम है मित्रों। वैसे आपको बता दूं कि वार रिपोर्टिंग का सिलसिला द्वितीय महायुद्ध और उससे पहले प्रथम महायुद्ध में आरंभ हो गया था, और स्वयं ब्रिटेन के बहुचर्चित प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक वार रिपोर्टर के रूप में की थी। और उनकी वार रिपोर्टिंग जो है वो अब तक उस वक्त के इतिहास, युद्ध के इतिहास का एक प्रामाणिक दस्तावेज़ मानी जाती है। उस वक्त रिपोर्टिंग मित्रों और बात थी कि रिपोर्टर देखता था और देखने के बाद अपनी खाई में, अपनी खंदक में या अपने दफ्तर में या अपनी मेज़ कुर्सी पर बैठकर उसको लिखता था, और लिखते वक्त उसको शब्दों का चयन भी अपनी चॉइस का मिल जाता था, पसंद का मिल जाता था, और जितने भी एहसास होते थे उन सबको ढंग से एक सुनियोजित तरीके से वो प्रस्तुत करता था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के द्वारा जो की जाने वाली एक रिपोर्टिंग है, ये अलग किस्म के अलग शैली में हमारे सामने आ रही है। और इन दिनों में हमारे देश के बहुत सारे चैनल भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। विशेष चर्चा का विषय है आज तक, और दूसरा जी टीवी और कुछ अन्य चैनल भी बहुत सारे पहुँचे हुए हैं। लेकिन जिस ढंग से ये रिपोर्टर जो हैं, ये संवाददाता जो हैं, युद्ध भूमि के बीच बरसते हुए गोलों के बीच, निरंतर होती गोलाबारी के बीच, निरंतर ध्वस्त होती इमारतों के सामने खड़े होकर जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं मित्रों, उनमें ना इनके पास सही शब्द चुनने का वक्त होता है और ना ही इनके पास अपने आप को बचाने का कोई ऐसा बहुत सुनियोजित तरीका होता है। अब इनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इनके साथ कैमरामैन भी होते हैं, या स्वयं भी कैमरा रन करें तो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि कैमरा भी चाहिए, हाव भाव भी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज चाहिए, और उसके बाद शब्द भी चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, और ये एक साथ करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करूँगा एक इनके, ज़्यादा कि सभी का नाम लेना संभव नहीं है, वो इसलिए भी डर लगता है किसी का नाम छूट गया तो भी मुसीबत। लेकिन एक इनके कुछ एक ऐसे हैं, पवार है जैसे पत्रकार इनका, तो उसने मित्रों रमेश पवार, उसने बड़े अलग ढंग से लीक से हट के वो बताता है, सामने खड़ा हुआ आपको बता रहा है कि सामने देखिए वो बंदूक ताने हुए मेरी तरफ यूक्रेन का वो आ रहा है, जो लड़ाकू है, और वो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें शूट करूंगा, और वो अपनी भाषा में धमकी दे रहा है। मैं उसकी भाषा इन दिनों में कुछ थोड़ी बहुत सीख गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं उसके चेहरे के हाव भाव से अंदाज़ा लगा रहा हूं कि ये आएगा और मेरे और मौत के बीच में, आखिरी सांस के बीच में 2-4 सांसों का फासला रह गया है, और उस घटते हुए सांसों के फासले के बीच भी वो रिपोर्टर किस तरह से अपनी बात कहता है और किस तरह से आपको प्रामाणिक सूचना दे रहा है ध्वस्त होती हुई इमारतों की। और कई जगह ये भी है कि वो लोग ये शक करते हैं, संदेह के दायरे में रखते हैं कि आप विदेशी जासूस हैं, जो आप चित्र ले रहे हैं हमारी इमारतों के, हमारे इंस्टॉलेशंस के, हमारे जो हथियारों के जो शस्त्रागार हैं उनके आप चित्र लेकर हमारे शत्रुओं को भेजेंगे। और इनको बार बार ये है कि हाथ भी खड़े करने पड़ते हैं, बड़ी विनम्र मुद्रा में हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं, आग्रह करना पड़ता है कि आप हमसे प्रमाण देखो, हम आपकी खबरें, आपका दुख, दर्द, पीड़ा सबको आपको पूरे विश्व के साथ जोड़ रहे हैं। और ये एक विचित्र स्थिति होती है मित्रों, ऐसे वक्त में वार रिपोर्टिंग करना, युद्ध की रिपोर्टिंग करना, सजीव चित्रण करना, जबकि ना आपके पास कलम है, ना आपके पास कंप्यूटर है, ना माउस है, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में सिवाय आपकी ज़बान और आपकी आंखें। सिर्फ वाणी और नेत्रों के माध्यम से रिपोर्टिंग का एक अद्वितीय कीर्तिमान इस बार हमारे देश के बहुत सारे युद्ध संवाददाताओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनको सलाम कहने को मन करता है, और ये भी कि सकारात्मक रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आप उस रिपोर्टिंग में किसी भी एक पक्ष को
दोषी तो नहीं ठहरा रहे, लेकिन ऐसी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके दर्शक, आपके श्रोता स्वयं निर्णय कर लें कि सत्य कथा क्या है और कहाँ कहाँ फेक न्यूज़ का दबदबा होता है। वो लोग आपके सामने सही स्थिति पूरे विश्लेषण के लिए, पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत इस प्रकार से करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं कि ये कैसे। आपने देखा होगा मित्रों, इन दिनों में चैनल्स पर कई बार विशेषज्ञ, सामरिक विशेषज्ञ बिठाए जाते हैं जो अतीत में बहुत सारे विश्व युद्धों में या बहुत सारे बड़े युद्धों में भाग ले चुके हैं, और वो लोग अपने ज्ञान के अनुसार पूरी रणनीति को, युद्ध के होते हुए उस रणनीति को बयान करते हैं और शब्दों के माध्यम से आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो आप वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये लोग, इनके सामने कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज़ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अपने सामान्य ज्ञान, जो ज्ञान इन्होंने वहाँ ऐसे चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने से पहले ग्रहण किया होता है, उसके आधार पर आपको पूरी की पूरी प्रामाणिक सूचनाएं दे रहे हैं और आप पर छोड़ रहे हैं कि आप निर्णय कर लीजिए कौन ठीक है, कौन कृष्ण जी के पैताने हैं, कौन कृष्ण जी के सिरहाने हैं। ये निर्णय आप पर छोड़ा और निर्णय आप स्वयं कीजिए कि इसमें जो अत्याचारी कौन है, इसमें विध्वंसक कौन है और इसमें कौन है जो अपने हठ पेड़ा हुआ पूरे के पूरे देश, पूरी की पूरी जनसंख्या को इस तरह से बांध के रख रहा है। और मित्रों, जब ये लोग, मैं उसमें एक पत्रकार की ये भी सुन रहा था रिपोर्टिंग में कि अब क्या एक नया स्मारक बनेगा, एक नया ऐसा स्मारक बनेगा जिसमें फिर से रिफ्यूजियों की जो पीड़ा है उसको बयान किया जाएगा। अब वहाँ पे जो शरणार्थी जो बाहर जा रहे हैं विदेशों से, लगभग 20 लाख लोग वहाँ के अन्य देशों में शरण ले चुके हैं और अभी ये सिलसिला थमा तो नहीं है। ये संख्या करोड़ तक भी जा सकती है और करोड़ों तक जो जनसंख्याएँ पहुँचती हैं मित्रों, उसमें कितने लोग मरे, कितने हताहत हुए, कितने अपंग हुए, ये कुछ भी पता नहीं चल सकता। आज की स्थिति ये है कि जिस देश में, जिस विकसित देश में अस्पतालों को बर्बाद कर दिया गया हो, जिस विकसित देश में वहाँ के विश्वविद्यालयों, वहाँ की प्रयोगशालाओं, वहाँ के रंगमंचों और वहाँ के सभी मनोरंजन के साधनों को भी ध्वस्त कर दिया गया हो, उस देश में पुनर्स्थापन, विस्थापन और पुनर्निर्माण कितनी बड़ी चुनौती होगा। शायद वो इस युद्ध से भी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगा। मुझे वो बशीर बदर का वो शेर अनायासी जहन में कूद पड़ता है कि लोग टूट जाते हैं, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम रहम नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये जो है एक प्रकार से बड़ी एक अनवरत सिलसिला है मित्रों, पीड़ा की दारुण कथा का, जिसको ये पत्रकार बिना किसी प्रकार की सहायता के अपने शब्दों, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी आंखों से देखकर और सोचकर उसको बयान कर देते हैं आपके सामने, ताकि आप नए इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सही चीज़ों का सही ढंग से मूल्यांकन कर सकें। ये मित्रों बड़ी अद्भुत कला है। अब यहाँ जो पत्रकारिता है, यहाँ अलग किस्म की पत्रकारिता है। मुझे याद है कि एक बार 1965 के युद्ध में मुझे भी थोड़ी देर के लिए भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सीमा पर और इच्छोगिल कैनाल जो नहर थी पाकिस्तान की, वहाँ तक जाने का अवसर मिला था एक अपने अखबार के लिए। और वहाँ पर यही बात स्थिति हुई थी कि वहाँ एक बुढ़िया, 90 साल से ऊपर की उम्र की बुढ़िया, वो भीतर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसने अंदर से पूरी तरह से ताले लगा लिए थे घर के अंदर से कि मैं तो बाहर नहीं निकलूँगी। और हमारे कुछ करुणाजनक अधिकारी ऐसे भी थे, पुलिस सेना के अधिकारी, जो चाहते थे कि इस बुढ़िया को जीते जी हम बाहर निकाल के उनके सुपुर्द कर दें। एक बूढ़ी औरत की जान लेंगे तो इससे बड़ा हमारे ऊपर एक अपराध बोध क्या होगा। वो उस अपराध बोध से बचना चाहते थे और वो बड़ी मिन्नत कर रहे थे अपनी भाषा में, लेकिन बुढ़िया दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। कहते तुम लोग मुझे मार डालोगे, मुझे पता है। और तब उस वक्त एक युद्ध संवाददाता के रूप में मैं था, तो उन्होंने, एक अधिकारी ने, एक मेजर थे, मैं नाम तो अब पूरा याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप अपनी गांव की देहाती भाषा में से बात करके देखो। और मैंने गांव की देहाती भाषा में बुढ़िया को समझाया कि बेबे तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तुम जिसकी भी कहो कसम खा के हम लोग कहने को तैयार हैं कि तुम्हारी जान माल की हिफाजत हम लोग करेंगे और तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे
पाकिस्तानी भाइयों के साथ अपनी बरादरी में छोड़ देंगे, ये वादा भी रहा। तो उसने हमसे कस्में उठवाई कि तुम तो किसको मानते हो। मैंने कहा गीता को मानते हैं, राम को मानते हैं। तो उसने कहा पहले कसम खाओ और हमने गीता और राम की कसम खाई और उसके बाद उसने कांपते हाथों से उस 90 साल से ऊपर की उम्र वाली बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे दहशत थी और वो डरी हुई थी कि शायद अब मुझे इन्होंने गोली मारी और अब मुझे मार देंगे और अब मुझे ये कर देंगे। और वो हाथ उसके कांप रहे थे। कांपते हाथों से जिस तरह से उसने आग्रह किया, मित्रों, सारी युद्ध भूमि की रिपोर्टिंग की मुद्रा वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे विनम्र आग्रह पर, और स्वयं सेनाधिकारी भी चाहते थे इस बात को बन से, वरिष्ठ सेनाधिकारी को, उन्होंने देखा कि ये बुढ़िया तो इसको कुछ भी हो गया तो हम लोग पाप से बरी नहीं हो पाएंगे। इसकी आंखों में जो दहशत, जो डर, जो भय जो नाच रहा है, इस भय से हम लोग कई रातें सो नहीं पाएंगे यदि इसे कुछ हो गया। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उस बुढ़िया को अपने कंधों पर बैठाया और उसके पैरों को हाथ लगाया और उसको आश्वासन दिया कि हम कसम खाते हैं, वाहेगुरु की कसम खाते हैं, क्योंकि वो सेनाधिकारी सिख थे, कि हम अपने वाहेगुरु की कसम खाते हैं तुम्हें सेफली, सुरक्षित रूप से बेबे तुम्हारे उस पुल तक छोड़ के आएंगे। और उन्होंने माइक पर आग्रह किया विदेशी सेनाओं को, पाकिस्तान की सैनिकों को, वहाँ के अधिकारियों को बाई नेम भी आग्रह किया कि ये आपकी एक बुज़ुर्ग औरत है, इसको हम बड़ी आदर और एहतराम के साथ आप तक छोड़ने आए हैं, तो कृपया कोई गोली ना चलाए। और इस तरह से मित्रों, ऐसी घटनाएं जो हैं युद्ध भूमि में अतीत हमें बहुत अतीव भावातिरेक स्थिति में डाल देती हैं। और इन भावातिरेक परिस्थितियों से, जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के, जैसे हमारे चैनलों के जो युद्ध संवाददाता गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, मित्रों, वो अद्भुत है। इन सब को सलाम। इन सब की शब्द संरचना का एक एक शब्द रिकॉर्ड के रूप में हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। जब कभी हम युद्ध की घटनाओं का विश्लेषण करें तो उस वक्त हम कहीं नहीं चूकें, क्योंकि ये उस समय जो बात कह रहे हैं सिर्फ वही तथ्य है और वही सत्य है। धन्यवाद।